बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था भाषा क्या है, वो कितनी प्रकार की होती है, व्याकरण किसे कहते हैं। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। ये ग्रामर है 6, 7, 8 के बच्चों के लिए। फिलहाल ये तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेसिकली मैं जो है वो 6, 7, 8 के लिए पढ़ा रही हूँ। तो जिसमें हम लोगों ने भाषा पढ़ लिया, उसके प्रकार पढ़ लिए, व्याकरण पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण के विभाग, यानी व्याकरण, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। क्या है? पार्ट्स ऑफ ग्रामर, यानी व्याकरण के विभाग, यानी अंग, प्रकार। ठीक है, देखते हैं कह रहा है। देखिए आप लोग कि व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। यानी व्याकरण की नज़र से देखा जाए, यानी व्याकरण ये कहता है, उसका नज़रिया है ये कि क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? वर्ण को कहते हैं या अक्षर को कहते हैं। अक्षरों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी अक्षरों या वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ठीक है, और इन्हीं शब्दों के सार्थक समूह वाक्य होते हैं। और इन्हीं के जो सार्थक समूह होते हैं, सही जो समूह होता है इन्हीं शब्दों का, उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब इसमें आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अक्षरों या वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। 3 क्वेश्चन तैयार हो गए आप लोगों के। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। जैसे क्या कह रहा है कि क प्लस म प्लस ल बराबर कमल। ये आपका क्या है? ये क म ल, क जो है आपका वर्ड है, यानी अक्षर है, म भी अक्षर है, ल भी अक्षर है। जब इन तीनों को मिला दिए हैं तो एक शब्द बन गया है। क्या बन गया है? शब्द बन गया है। तो ये क्या है? शब्द है। दिया है वर्णों का समूह, यानी वर्ण का समूह जो मिला है तो क्या बना है? शब्द बना है। ठीक है, फिर कमल खिल रहा है, तो इसमें ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी। तो ये सारे शब्द हैं। जब शब्दों का जब सही मेल हुआ है तो क्या बना है? वाक्य बना है, इन शब्दों का समूह। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? आगे देखते हैं। इस आधार पर व्याकरण के 4 अंग माने गए हैं। कितने अंग माने गए हैं? 4 अंग माने गए हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, और चौथा पद विचार, यानी वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। आइए देखते हैं। पहला कह रहा है वर्ण विचार। कह रहा है इस विभाग में वर्णों को लिखने की विधि, उनके आकार, भेद तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार में क्या होता है कि वर्णों को आप लोग जब लिखते हैं, कैसे लिख रहे हैं, उसका आकार कितना है, इतना कहते हैं कि राइटिंग कैसी है, मोटी है, छोटी है, बड़ी है, लंबी है, तो होती है ना। आकार, भेद और उच्चारण, यानी उसको कैसे आप लोग उसको उच्चारित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सही शब्द कहाँ बोल रहे हैं। जैसे स और श में अंतर होता है, तो बड़े स में अक्सर जबान से श निकलता है और छोटे स में स निकलता है। उसी तरह उसका उच्चारण कैसे आप सही और गलत की जो बताता हो, वो वर्ण विचार है। फिर है शब्द विचार। इस विभाग में शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति तथा मेल तथा प्रयोग संबंधी नियमों का वर्णन होता है। यानी इसमें भेद का, शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, वो कैसे आया सामने, मेल उसका किससे हो रहा है, उसका प्रयोग किससे हो रहा है, इन नियमों को जो बताता है वो शब्द विचार होता है। फिर अगला है आपका वाक्य विचार। व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, उनके शब्द, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्हों के बारे में
विचार किया जाता है। जैसे कह रहा है वाक्यों के भेद के बारे में, संबंध के बारे में, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, यानी विराम चिन्ह, यानी कहाँ ठहराव होता है, कहाँ रोका जाता है, कहाँ बोलते, जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो कुछ लोग होते हैं तो ये एकदम पढ़ते जाते हैं, कुछ लोग हैं रुक रुक के पढ़ते हैं, ठहराव के साथ पढ़ते हैं, वो हमको वाक्य विचार बताता है। पद विचार आइए देखते हैं। इस विभाग में संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। यानी संज्ञा, सर्वनाम आदि जितने भी पद होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, उसको किस तरह प्रयोग किया जाता है, वो कौन बताता है? पद विचार बताता है। ये हो गए आपके वाक्य के विभाग। अब आइए देखते हैं बोली। बोली क्या देखेंगे? बोली। आइए देखते हैं बोली किससे कहते हैं। कह रहा है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। यानी सीमित क्षेत्र है, जैसे गांव हुआ, कस्बा हुआ, नगर, मतलब छोटे से एरिया में जहाँ सीमित क्षेत्र हो, जो बोली बोली जाती है वो क्या जो भाषा बोली जाती है वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। ठीक है, यानी क्षेत्रीय भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे हम लोग रहते हैं यूपी में, तो यूपी में हमारी जो प्रचलित भाषा है वो है भोजपुरी। भोजपुरी का हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो उस भाषा को हम जो भाषा सीमित क्षेत्र में बोलते हैं, यानी इस एरिया में, यूपी में सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है? भोजपुरी बोला जाता है। तो ये हमारी बोली है। ठीक है, समझ गए आप लोग? आइए आगे देखते हैं। बोली में कोई साहित्य नहीं लिखा जाता। यानी मान लीजिए अब वो भोजपुरी है तो हम उसमें कोई साहित्य नहीं लिख सकते। कोई किताब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वो हिंदी में छपी हुई है, हिंदी क्या कई सारी भाषाओं को लेकर छपी हुई है, लेकिन हम बोली से किसी किताब या किसी कहानी या नाटक का जो वर्णन है नहीं कर सकते। ठीक है, यह केवल बोलने के लिए या बातचीत करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये सिर्फ बोली जो होती है सिर्फ बोलने के लिए होती है, बातचीत करने के लिए होती है। ठीक है, फिर है बोली में जब साहित्य की रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। कौन सी भाषा बन जाती है? उपभाषा। यानी बोली को जब साहित्य में की रचना में होने लगती है तो जैसे ब्रज, अवधि आदि, ये सब क्या है? बोली है। लेकिन जब ये साहित्य की रचना में होने लगती है तो ये उपभाषा कहलाती है। ब्रज और अवधि दोनों क्षेत्रीय भाषाएं हैं। सूरसागर ब्रज भाषा में सूरदास द्वारा लिखी गई है। सूरसागर किसके द्वारा लिखी गई है? सूरदास जी द्वारा। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखे रहिएगा। फिर है इसी तरह तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। जिस तरह सूरसागर सूरदास ने लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है, उसी तरह तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, वो अवधी भाषा में की है। ठीक है, दो चीज़ कंप्लीट हो गए आप लोगों के, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा हमेशा। भाषा और बोली में निम्न प्रकार के अंतर हैं। क्या अंतर है? भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है, जबकि बोली जो कि भाषा का स्थानीय रूप है वो क्षेत्र सीमित होता है। यानी भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र छोटा होता है। ठीक है, भाषा में साहित्य की रचना होती है जबकि बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता। यानी भाषा में हम साहित्य लिख सकते हैं लेकिन बोली में नहीं लिख सकते। जिस बोली में साहित्य रचा जाता है वह उपभाषा का रूप ले लेती है। तो किस भाषा का रूप ले लेती है? उपभाषा का रूप। कौन? बोली, अगर उसमें साहित्य रचा जाए तो। ठीक है, फिर अगला, भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है जबकि बोली का सरकारी कामकाज में कोई प्रयोग नहीं होता। जाहिर सी बात है, जब भी हम कहीं काम करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, ना कि बोली का।
ठीक है। इसका जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि जब हम लोग कहीं जाते हैं बाहर तो हिंदी में बात करते हैं, अगर पे रहते हैं तो भोजपुरी में बात करते हैं। तो भोजपुरी जो हमारी बोली है और जो हम बाहर जो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारी क्या है, भाषा है, ठीक है। तो ये सरकारी कामकाज में होती है लेकिन बोली नहीं की जाती। इसका प्रयोग केवल स्थानीय बोलचाल में होता है। किसका, बोली का। अब आते हैं अगला है लिपि, यानी लिपि किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। प्रत्येक भाषा के लिखने के लिए विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी भाषाएं हमारी बहुत सारी हैं तो उसको लिखने के लिए अलग अलग प्रकार के विशेष प्रकार की किसका प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, निशानों का प्रयोग किया जाता है। भाषा लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी जो भी हम लोग जब उस भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन निशानों का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे लिपि, जैसे मान लीजिए क ख ग घ अंग है ना, सबको मिलाकर तब जाके एक भाषा एक वाक्य बना है। उसी तरह उर्दू का अलग होता है, रोमन अलग होता है, मैथ का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है। मतलब हर जितनी भाषाएं सबका अलग अलग होता है। वो जो तरीका होता है लिखने का, जो उसी को क्या कहते हैं, जो स्टाइल होता है यानी तरीका होता है, जो चिन्ह होते हैं, उसी को लिपि कहते हैं। प्रारंभिक काल में अपने विकास काल में प्रत्येक भाषा अपने अपने प्रकार से बोली जाती थी। यानी प्रारंभिक काल जब शुरुआती दौर था तो अलग अलग की भाषा अपने अपने प्रकार से बोली जाती थी। लेखन कला के विकास के साथ ही भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यानी जैसे ही लेखन कला का विकास हुआ, लिखने की जो प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ती गई, तो लिखित रूप की आवश्यकता जरूरत महसूस होने लगी कि अब इसको क्या किया जाए, लिखा जाए। भाषा का इस प्रकार का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। और उसी चीज़ को जब हम लिखने में प्रयोग कर लेते हैं वही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। भाषा के नियमों को अस्थायी बनाने के लिए लिपि का विकास हुआ। लिपि मुख्य रूप से बोली जाने वाली प्रत्येक ध्वनि का एक संकेत चिन्ह होता है। यानी संकेत चिन्ह जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में पहले भी बता दिया है। जैसे क ख ग बोलते हैं, ABCD बोलते हैं, उर्दू में भी अलिफ बे बोलते हैं, और 1 2 बोलते हैं, 1 2 बोलते हैं। ये सब क्या है, हम बोल रहे हैं और उसी को जब लिखने में, उसी चिन्हों को जब हम लिखने में प्रयोग करते हैं तो हमारी लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। आइए अगला आगे क्या है देखते हैं। अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। जाहिर सी बात है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में, हिंदी है तो हिंदी में, उर्दू है तो उर्दू में लिखेंगे ना। उदाहरण के लिए हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। यानी एग्जाम्पल, हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो किस में है, देवनागरी में है। ठीक है। अंग्रेजी की लिपि का नाम रोमन है। क्या नाम है लिपि का नाम, रोमन। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, तथा उर्दू जो है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, अभी इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखे रहिएगा कि हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है और उर्दू की लिपि फारसी है। ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार कितने होते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के प्रकार कितने होते हैं, बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने इतना सारा मतलब ये सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इसको आप लोग एकदम अच्छे से दोहराइएगा और अपने दिमाग में रखिएगा। अब अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलूंगी आप लोगों से। तब तक के लिए बाय।